नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सतीश कुमार और आज आप देख रहे हो नवोदय क्रांति परिवार का खास कार्यक्रम सीधी बात। आज हम आपका परिचय एक ऐसी महान शख्सियत से करवाएंगे जिन्होंने केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पर्यावरण, समाज सेवा व सामाजिक दूसरे कार्यों में भी अपना बहुत कीमती समय दिया है। और इस समय हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं रेवाड़ी हरियाणा जाटूसाना के खंड शिक्षा अधिकारी श्री प्रवेश धनखड़ जी। तो मैं नवोदय क्रांति परिवार में उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर नमस्कार। धनखड़ सर नमस्कार नमस्कार सर। जी। नमस्कार आपका सर। बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत। सर आपका धन्यवाद नवोदय क्रांति सर। परिवार में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज जानते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी, और आपसे करते हैं सर सीधी सीधी बातें। जलेबी जैसी सीधे सवाल होंगे और फिर आपके जवाब होंगे। तो आइए आज आपसे ही जानते हैं। सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप शिक्षा के क्षेत्र में कब आपने पदार्पण किया, राजकीय सेवा में कब आए और किस प्रकार की आपकी शैक्षिक यात्रा रही। थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालिएगा सर। सर ऐसा है, मेरी स्कूलिंग जो है वो ग्रामीण परिवेश से रही है। गांव के स्कूल से मैंने 10वीं कक्षा पास की अपनी। बीएससी और एमएससी मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की और बीएड और एमएड एमडी यूनिवर्सिटी से की। और 1987 में एमएससी पूरी करने के बाद मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया, कंपनीज में थोड़े दिन काम किया, कोचिंग में काम किया। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? जी सर बिल्कुल बिल्कुल। और बोलिए सर, कुछ समय, बोलिए सर। कुछ समय जो है, एक जिस टाइम हमने शिक्षा जगत में पदार्पण किया उस समय प्राइवेट स्कूल्स का जो है बोलबाला था, तो एक प्राइवेट स्कूल भी हमने चलाया, लेकिन मानसिक संतुष्टि नहीं मिली क्योंकि जो भाव था वो पूरा नहीं हो रहा था। और इसलिए मैं सन 2000 में एज हेडमास्टर गवर्नमेंट में आ गया। उसके बाद 2006 में प्रिंसिपल का हमारा प्रमोशन हो गया विभागीय। और अब सितंबर मास में 3 महीने पहले खंड शिक्षा अधिकारी के तौर पर मैंने रेवाड़ी जिले में जाटूसाना में कार्यभार ग्रहण किया है। तो ये जी सर बिल्कुल बिल्कुल जो सही है शैक्षिक आपने और जो जो फरमाया सर। आदरणीय धनखड़ साहब, आपने अभी बताया कि 2000 में आप बतौर हेडमास्टर राजकीय सेवा में आपने पदार्पण किया हाँ और जी, इससे पहले आप एक निजी विद्यालय में कार्य कर रहे थे बतौर अध्यापक, और बतौर हेडमास्टर भी आपने वहां पर कार्य किया। और जैसा कि मुझे पता है कि वो निजी विद्यालय आपका अपना एक निजी विद्यालय था और उस क्षेत्र में बहुत अच्छा खासा आपका विद्यालय चल रहा था। इसके बावजूद भी सन 2000 में आप सीधे राजकीय सेवा में आए, और आप ही नहीं, आपकी फैमिली में आपकी धर्म पत्नी जी भी राजकीय सेवा में आई हैं। तो आपने बहुत अच्छा खासा, जब आपका विद्यालय चल रहा था, ठीक सब कुछ था, आपकी पहचान थी, फेम सेम सब कुछ आपके पास था। इसके बावजूद भी आपने सरकारी इस सेवा को किस कारण से चुना? इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? डॉक्टर साहब हर व्यक्ति की कुछ इच्छाएं होती हैं। अकेली कमाई जो है वो क्राइटेरिया नहीं होता। हमारे परिवार में शुरू से ही रहा है, पूर्वजों से। मेरे पिताजी भी शिक्षा विभाग में कार्यरत रहे हैं और मेरे पद से ही वो रिटायर हुए थे। तो अ, उनके इंस्टेंस कई बार याद आते हैं। जब वो बीओ थे उस समय भी हमारे प्राइवेट स्कूल में जाते थे तो वो और कुछ नहीं देखते थे, जाके क्लास चेक करते थे और वो कंपैरिजन करते थे। गांव का जो सरकारी स्कूल था उसमें जाते थे, वहां जाके क्लास चेक करते थे और फिर हमें बताते थे कि भाई जो हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं, वो कितना कार्य कर रहे हैं और आप कितना करवा रहे हैं। और जो हमारी जो इसमें लगन थी वो एक ही थी कि भाई जो हमारे गरीब बच्चे हैं जिनको संसाधन नहीं उपलब्ध हो रहे उनके लिए कुछ किया जाए।
और इसी दृष्टि से मैंने ये देख के कि भी प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चों को भेज रहे हैं वो सभी प्रकार के संसाधन हैं, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि जो समाज में कुछ बच्चे जिनको संसाधन उपलब्ध नहीं है उनके लिए कुछ किया जा सके। तो उस दृष्टि से मैंने ये जो है लेकिन सरकारी। लेकिन धनखड़ साहब हाँ जी। जी, धनखड़ साहब, लेकिन हाँ जी। हाँ जी। आपको इससे काफी नुकसान तो हुआ हो। आपको आर्थिक रूप से देखा जाए काफी नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन एक एक तरफ देखा जाए, दूसरी तरफ आपने ये विचार किया, क्यों ना हम उस तबके को जो उस शिक्षा को पाने में असमर्थ है, और आपको मैं बताना चाहूंगा नवोदय क्रांति परिवार का भी यही एक मिशन है, यही एक आदर्श वाक्य है कि सबके लिए हो शिक्षा और सब इक्वल एंड फ्री एजुकेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि इस समय पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है सर, और पूरे इंडिया में अध्यापक साथी, विशेषकर राज्य की सेवा में कार्य करने वाले अध्यापक साथी हमारे इसे लाइव कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। और आपने उस क्षेत्र को जी। चुना जहां तक वो सुगमता से वो उन विद्यार्थियों को वो शिक्षा नहीं मिल पाती थी। तो आपने बतौर हेडमास्टर जब यहाँ पर प्रवेश किया, आपकी धर्मपत्नी भी हाँ इसी जी। क्षेत्र में आई हैं, तो आप हाँ जी। हाँ क्या जी। कुछ विशेषताएं आप इस दौरान बतौर प्राचार्य रहते हुए आपने किस प्रकार हाँ का जी। किन चीजों के ऊपर विशेष ध्यान दिया? डॉक्टर साहब, सबसे पहली जो बात रही, जो मेरा टारगेट रहा, वो एकेडमिक्स पर रहा। एकेडमिक्स में कि हमारे जो बच्चे हैं, ग्रामीण जो बच्चे हैं वो पिछड़ते हैं, कि हमारा जो टारगेट होता है वो 33% का होता है आमतौर पर सरकारी स्कूलों में। तो हालांकि उसमें समय लगा जो उस लेवल पर आने में, तो हमने 33% से शुरू करके और मेरिट तक के बच्चे तैयार किए। दूसरा सर जो। जी हाँ जी। आ, आवाज जी नहीं आ जी, रही है बोलिए सर? सर, बोलिए। जी सर, बोलिए बोलिए, आवाज है बिल्कुल हाँ साफ जी। है। दूसरा, जो हमारे जो ग्रामीण बच्चे, या यूं कहिए कि जो गरीब बच्चे हैं जिनको संसाधन कम उपलब्ध होते हैं, वो दूसरी एक्टिविटीज में, चाहे खेल का क्षेत्र है, चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, इनमें पिछड़ते थे। तो दूसरा जो टारगेट रहा हमारा, वो ये रहा कि भी कोई भी गतिविधियां हैं, चाहे सांस्कृतिक गतिविधियां, चाहे खेल की गतिविधियां, उनमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों की प्रतिभागिता हमने करवाई और उसके रिजल्ट भी मिले। एकेडमिक्स में भी मैं जहां भी रहा, हमारे बहुत कई कई बच्चे जो है मेरिट में आए। इसी प्रकार से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे बच्चों ने खेल में पार्टिसिपेट किया है। कल्चरल एक्टिविटीज में भी स्टेट लेवल तक और जो है नेशनल लेवल तक हमारे बच्चों की प्रतिभागिता रही है। और यही चीज थी जिसको देख के यूं महसूस होता था कि भी हाँ, हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे भी कुछ कर रहे हैं। और आपने जैसे जिक्र किया, जो आपका नवोदय क्रांति परिवार है, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। और मैं खासकर जो आपके मुखिया हैं संदीप जी ढिल्लो, इनको साधुवाद देता हूं और कामना करता हूं कि भाई इसी प्रकार से जो ये आपके ग्रुप है ये कार्य करता रहे। मैंने कुछ आपके जो है एक्टिविटीज देखी हैं, कुछ वीडियोस देखे हैं, बहुत बढ़िया आप कार्य कर रहे हैं। और इस चीज को और आगे बढ़ाइए। हम जहां भी हमारी जरूरत हो, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। और जी इसमें जी, धन्यवाद जो जी, विशेष रूप धन्यवाद से डॉक्टर साहब। हम्म, जी धनखड़ साहब, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हाँ और जैसा कि आपने बताया कि आप जब बतौर प्राचार्य रहे हैं और जिस भी विद्यालय में गए हैं, आपकी ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि खेलों में, खेल जैसी गतिविधियां हैं, खेल जैसी गतिविधियां हैं, उनमें आपकी टीम गई है, आगे तक गए हैं। जहां पर आप बतौर प्राचार्य थे उस गांव में, अकेले गांव में मैं बात करूं तो प्रो कबड्डी तक के खिलाड़ी और नेशनल लेवल तक के खिलाड़ी आप लोगों ने तैयार किए हैं। वहां से आदमपुर डाड़ी की मैं इंटरनेशनल बात लेवल, करूं, एक पूरी पूरी टीम इंटरनेशनल, बिल्कुल इंटरनेशनल सही बात है। जी, एशियाड में खेले हैं आदमपुर हमारे डाड़ी, बच्चे चरखी सब। दादरी का एक गांव था आदमपुर डाड़ी गांव, और वहां पर बतौर प्राचार्य रहते हुए आपने बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल तक के खिलाड़ी तैयार किए हैं। और दूसरे स्थान पर भी जहां पर आप बतौर प्राचार्य रहे, जैसा कि हमने आपकी कुंडली टटोली, एक बात सामने आई है सर, कि वहां तक हाँ जी। आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी आपकी स्टेट तक टीम जाती थी, आपके खेलों में भी जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अकेडमिक रूप से आप पीछे, वहां पर आप एकेडमिक रूप से काफी पीछे रहे। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं सर?
ऐसा है डॉक्टर साहब, ये तो उतार चढ़ाव की बात होती है। जैसे एक स्तर का मान लो परिणाम हमारा कमजोर रह गया, तो उससे ये नहीं कह सकते कि भाई एकेडमिक्स में हम कमजोर रहे हैं। पीछे का जैसे एक जो मेरा अब जो पिछला स्कूल था उसका 1 साल का परिणाम कमजोर रहा, लेकिन पीछे का आप उठा के देखेंगे तो मेरिट्स भी रही हैं। और जो दूसरी जो गतिविधियां हैं कंपैरेटिवली आप देखेंगे कि बिल्कुल ऑलराउंड बिल्कुल सर, डेवलपमेंट आपकी के लिए। गतिविधियों में कोई शक नहीं, गतिविधियों में है आप नहीं, सामाजिक रूप से भी, आप आप पर्यावरण के हमें ऊपर जब हमने देखा आपका, पर्यावरण के ऊपर आपका बहुत काम है। एक विद्यालय आपका हमने देखा था जहां पर कुछ भी नहीं था, एक समय था सुनसान नजर आता था, और लेकिन आपने बतौर प्राचार्य वहां मात्र 2 साल के अंतराल में ही वहां पर हरा भरा उसको कर दिया। पर्यावरण विशेष आप पर्यावरण में विशेष रुचि रखने वाले हैं, लेकिन वहां की यदि गतिविधियों की मैं बात करूं अकेडमिक की, तो अकेडमिक के मामले में हो सकता है वहां दूसरे भी कोई कारण रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पिछड़ा है आपका वो क्षेत्र, अकेडमिक रूप से पीछे रहा है। हाँ, 1 आध साल का परिणाम उसका कम रहा है। और उसमें कई चीजें होती हैं, कई बार जो है भाई स्टाफ की भी कोई कमी रह जाती है। कई बच्चे यहाँ सेंटर भी बाहर होते थे, वहाँ भी कई बार जो है दिक्कत आने जाने की, लड़कियों का स्कूल था तो वहाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं। मैं इस चीज को खुद मैंने जी महसूस किया था आप कि 1 साल का हमारा जी परिणाम जी डाउन जी रहा। धनकर साहब, आपकी एक खास बात जो हमने हमने जो सोची समझी और जो जानी है, आपकी खास बात यह है कि स्टाफ के साथ जैसा कोऑपरेट है आपका, ठीक इसी प्रकार समाज के अन्य लोगों के साथ जो आपका है, जैसे समाज और स्कूल दोनों का सामंजस्य आपने काफी हद तक बिठाया, और समाज के से जुड़े हुए लोगों को आपने विद्यालय के साथ जोड़ा। बिल्कुल, और काफी डोनेशन की बात है कि वहां से आपने स्कूल में बहुत से काम करवाए हैं। ये सारी बातें आपके व्यक्तित्व को और निखार लाती हैं, लेकिन बतौर प्राचार्य रहते हुए आपने जो काम किया, और प्राचार्य के बाद जब आप एक खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में गए, तो इस इन दोनों में कहां तक अंतर देख पाते हो, क्या अंतर आपको नजर आता ऐसा है डॉक्टर साहब, स्कूल का जो बात है और खंड की बात है, वो तो एक घर और एक गांव या मोहल्ले वाली बात हो जाती है। एक तो घर को चलाना है और एक गांव को चलाना है, तो दोनों की भूमिकाएं अलग है? तो अलग हैं। इसका मतलब हम ये स्कूल माने कि अब आप गांव के मुखिया हो गए हो, आप पूरे खंड के तो मुखिया हो गए हो। एक खंड के मुखिया तो होने के नाते, उसमें खंड हाँ जी, के हाँ जी, मुखिया होने के नाते आपकी शिक्षा और शिक्षक की आपकी क्या योजना, दोनों को किस प्रकार से, शिक्षा और शिक्षक, क्योंकि खंड के हाँ जी, मालिक हैं इस समय आप खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में, और आपकी हाँ जी, जिम्मेदारी और भी ज्यादा गहन हो जाती है। तो हाँ इस जी, शिक्षा अधिकारी होने के नाते शिक्षा और हाँ जी, शिक्षक, इन दोनों के हाँ जी। विकास के बारे में आपकी कोई खास योजना क्या है? देखिए, अभी तो जो कोरोना काल जो चल रहा है, इसमें थोड़ी दिक्कतें हैं। बच्चे कम स्कूल आ पा रहे हैं। इसी प्रकार से जो कोविड का है ये भी काफ़ी प्रकोप हो रहा है। तो अभी जो फिलहाल हमारी प्लानिंग है वो ई लर्निंग की है। तो ई लर्निंग में जो ब्लॉक लेवल पे मेरी जो कोशिश है वो ये है कि भाई हर कड़ी को जोड़ा जाए, चाहे वो एबीआरसी है, बीआरपी है, हमारे क्लस्टर हेड्स हैं, स्कूल हेड्स हैं, टीचर्स हैं। इसी प्रकार से समाज से भी, चाहे एसएमसी के सदस्य हैं, शिक्षा मित्र हैं। तो मैंने जो कोशिश की है अपने ब्लॉक में, वो मैंने हर व्यक्ति को जो भी जिस भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है उसको अब थोड़ा दायित्व सौंपा है, और उसमें हमें सफलता भी मिली है। लगभग मेरे को 3 एक महीने हुए हैं वहाँ पे गए हुए। और हमारे जिले का तो क्विज में, जो क्विज की एक प्रतियोगिता होती है अपने डिपार्टमेंट की, उसमें अब की बार 9वीं बार स्टेट में टॉप किया है। और उसमें मेरा ब्लॉक भी इस जी बार सर, स्टेट रोकना में चाहूंगा प्रथम रहा। यहीं पर धनखड़ साहब, आपको रोकना चाहूंगा यहीं पर, एक बार रोकना चाहूंगा आपको बिल्कुल। आप ये बहुत आपके लिए तारीफ ही कहूं, मैं क्या कहूं कि पूरे प्रदेश भर में आपका जो विद्यालय है वो टॉप पर रहा क्विज के मामले में। हो सकता है आपका 100%, कभी 80 है, कभी 90% तक है आपका क्विज में भागीदारी रही है, लेकिन क्या ये वाकई में सच है कि हमारे विद्यार्थी क्या 80% या 90% या 100% तक क्विज कर पा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने
हम अध्यापकों के ऊपर एक प्रेशर बना के, जैसा कि दूसरे स्थान पर मैं देख रहा हूं कि जबरदस्ती ये कहा जाता है अध्यापक लोगों को कि आप क्विज को अपने हाथ से पूर्ण करिए, अपने डिवाइस से इसको भरिए और तब देते हैं। क्या आपके आंकड़े भी तो ऐसे नहीं है? ऐसा है डॉक्टर साहब, जो एलिमेंट्री का है 5 to 8 जो क्लासेस का है, उसमें जो बच्चों की प्रतिभागिता होती है, पार्टिसिपेशन होता है, वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता। इसी प्रकार से जो आर्ट्स के बच्चे हैं 9 to 12 11-12 के, उसमें भी परसेंटेज कम रहती है। लेकिन साइंस और मैथ्स का जो क्विज होता है, उसमें हमारे जिले का भी और ब्लॉक का भी अच्छा स्थान रहा है। उसका कारण ये है कि एक तो वो टीचर से अच्छा इंटरेस्ट लेते हैं, दूसरा वो बच्चे ज्यादा सिंसियरिटी दिखाते हैं। और लगभग नहीं, ये मैंने बात देखा है डेटा, मैंने जो डेटा देखा है उसमें लगभग जो साइंस के जो साइंस और मैथ्स के जो क्विज है ना, उसी में हमारी परफॉर्मेंस बढ़ी आ रही है। अभी जो है ये क्या 9th 10th का क्या था। सर, क्या तो आप इस बात को सही मानते हैं कि हम जो क्विज कर रहे हैं, क्या वास्तव में हाँ जी, इतना रिजल्ट आ रहा है क्विज का? क्या जो ई लर्निंग की जो आप बात कर रहे थे कि इस कोरोना काल में जो हम जैसे कि ऑनलाइन शिक्षण की बात करते हैं, और हाँ ऑनलाइन जी, शिक्षण के साथ साथ जो हमने क्विज का के ऊपर कार्य किया, और हाँ क्विज जी, में आपने बताया कि आपकी 80 अबो होती है वहां भागीदारी, और पूरे प्रदेश भर में आप टॉप रहे हैं। मेरा ये हाँ कहना जी। था कि बहुत से स्थान पर हम अध्यापकों के ऊपर प्रेशर बनाता है, विशेषकर खंड नहीं शिक्षा ऐसा, अधिकारी या कोई जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा, कि हमें और ज्यादा संख्या बढ़ानी है। मैं ये ऐसा बात तो सत्य नहीं कह है रहा हूं डॉक्टर सर, साहब। हमारा कि इस प्रकार का नहीं, है हमारा तो कि 50-55 और 56% भी रहा है पार्टिसिपेशन। अभी जैसे टाइम टू टाइम जो वेरी करता है परफॉर्मेंस तो, लेकिन मैं बता रहा था ना कि आर्ट्स के जो बच्चे हैं उनका पार्टिसिपेशन कम रहता है। अब हमारा 81% था इससे, जो 9 to 12 था ना इसमें, लेकिन हमारा मिडिल का जो है 56%, 54% है। और वो जी, एप्रिसिएबल है, मैं तो उसको ठीक मानता हूँ। चलो और ठीक है सर, इसके इसमें लिए आप अगर आप बहुत बहुत सही बधाई मायने के में पात्र देखेंगे ना। हैं। जी सर, इसके लिए थैंक आप यू। बधाई के पात्र हैं। लेकिन बतौर प्राचार्य, जो हम चर्चा कर रहे थे कि बतौर प्राचार्य जब आप कार्य कर हाँ रहे जी, थे और अब खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, इन दोनों में कितना हाँ जी, अंतर आया था? हमने बात यहीं से शुरू की थी, फिर वहीं पर पहुंचते हैं कि हाँ जी। वहां कार्य करने में और आज यहाँ कार्य करने में कितना अंतर आप देख पा रहे हो? आपकी जिम्मेदारी कहाँ तक बढ़ गई है? देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है, एक अध्यापक के तौर पर दोनों जगह दायित्व तो वही है। विद्यालय स्तर पर शिक्षण का कार्य भी करवाना होता है, और वहाँ पर मॉनिटरिंग और मेंटरिंग का भी काम रहता है। यहाँ ज़्यादा मॉनिटरिंग और मेंटरिंग का काम है, प्लस जो कोरस्पोंडेंस का काम है वो बढ़ जाता है। बाकी लगभग काम वही है, थोड़ा दायरा बढ़ जाता है, क्षेत्र बढ़ जाता है, और बाकी अंतर कोई नहीं है। जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, वही जिम्मेवारियां हैं, वही ड्यूटी बढ़ कार्य है। जाती हैं, समय बच्चों को बढ़ जाता पढ़ाना है। है। ये सारी बातें आपकी बिल्कुल सही हैं। एक बार की आपकी जो कहानी हमें जानने को मिली, देखिए जब जब आप अच्छा काम करते हैं, लेग पुलिंग होती है, साधारण सी बात है, चाहे हम अध्यापक के रूप में करते हैं, चाहे हम प्राचार्य के रूप में करते हैं। आप भी एक बार एक प्राचार्य के रूप में एक जगह कार्य कर रहे थे, आपके ऊपर बहुत से लांछन लगे थे, वहां से आपके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि आपने कहीं ना कहीं घोटाला किया है। इस बात को आप देखते हैं, एक बार बीपीएल के रूप में आपके ऊपर इस तरह की बात आई थी, बीपीएल को लेकर कोई आप फॉर्म भर रहे थे, फार्म बेचने का एक आरोप लगाया गया था किसी गांव में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा है डॉक्टर क्या? साहब। जी जी, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जी सर, आप जी बोल सर। रहे थे कुछ। हाँ, ऐसा है, कुछ करेंगे हम तो उसकी चर्चा होगी, उसमें कुछ अच्छा भी बताएंगे, कुछ बुरा भी बताएंगे। तो कई बार कई फैक्टर्स होते हैं। वो किसी मेरे गांव के पड़ोस का विद्यालय था, वहाँ भी कोई फैक्टर थे। बाकी उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि भाई कोई और एक जो है अध्यापक का ये दर्जा नहीं होता कि भाई वो 1-1 2-2 रुपए के फॉर्म बेचेगा। तो उसमें कोई राजनीतिक कारण था, और वो जल्दी ही क्लियर हो गया था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। बाकी बात उस हाँ, समय लोगों। शिक्षा मंत्री तक गई थी सर, बात उस हाँ समय हाँ, शिक्षा मंत्री तक गई थी, और उसमें आप
आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो झूठे साबित हुए थे, ये भी हमें पता लगा था कि झूठे साबित हुए थे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि जब जब व्यक्ति काम करता है और वहां पर आप अच्छा काम कर रहे थे, तो इस प्रकार के आरोप आपके ऊपर लगाए गए थे। और आपके ऊपर ही नहीं, चाहे किसी भी अधिकारी के ऊपर हो, जब भी वो अच्छा काम करता है तो इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और अगली बात आपसे एक सीधी सी एक सवाल और करते, एक सीधी बात करते हैं आपसे कि इस कोरोना काल में हाँ एक जी। 9 महीने का जो समय हमारे साथ बीता है, हम अध्यापकों से भी और बच्चों से भी रूबरू नहीं हो पाए हैं। इस दौरान हाँ आपने जी। अपने खंड में और विशेषकर हम ये चाहेंगे कि सभी के पूरे हिंदुस्तान के लिए ही, सभी अध्यापकों के लिए बताएंगे कि किस प्रकार से आपकी प्लानिंग रही। ऑनलाइन शिक्षण के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए डॉक्टर साहब, मैंने विद्यालय में भी जब मैं रहा, अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है खंड शिक्षा अधिकारी के तौर पे तो मेरे को कार्य करते हुए, विद्यालय में मैं था उस टाइम भी मेरा यही टारगेट था और अब भी वही टारगेट है कि भाई हर बच्चे तक काम पहुंचे और हर बच्चा काम करे और उस काम का इवैल्यूएशन हो। इसके लिए मीन्स जो भी हमारे पास अब अवेलेबल हैं उनको हमने अपनाया और जो बढ़िया टीचर कर रहा है, जो अच्छा टीचर कर रहा है, उसको अप्रिशिएट किया जाए। तो अध्यापकों की भी बहुत बढ़िया कोशिश रही है, जो वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और दूसरे भी जो तरीके उन्होंने अपनाए हैं कि भाई नोटबुक्स जो है उन पे काम दे के और किसी भी कर्मचारी के द्वारा उनको भेजना बच्चों तक टेस्ट के रूप में, उनको टेस्ट को चेक करना। तो ये जो 3 चीजें मैंने वहाँ स्कूल लेवल पे भी यही रखी कि भाई अध्यापक को टारगेट दे दिया कि भाई हर बच्चे तक काम पहुंचना चाहिए और उसको मैंने मॉनिटर भी किया। और जी, इसमें जो कोरोना काल का जो जिक्र आ रहा है, तो इसमें हमने फायदा अध्यापकों को भी हुआ है, बच्चों को तो खैर बच्चे तो बहुत ज्यादा पारंगत होते हैं इस क्षेत्र में, हमने काफी सीखा है। और अध्यापकों से मेरी चर्चा होती है बहुत, जो है भाई व्हाट्सएप के बारे में है, वीडियो कैसे बनाना है, कैसे भेजना है, ये चीजें हमने भी सीखी हैं, अध्यापकों ने भी सीखी है। इसी प्रकार से जो दूसरी जो चीज रही है, एक जो आमतौर पर प्रॉब्लम रहती है हमें ऑफिशियल, उसके लिए भी हमें वे आउट मिला है इस कोरोना काल में। जो गूगल शीट, गूगल फॉर्म जो एक कॉन्सेप्ट था, उसको भी हमने अब इस कोरोना काल में ग्रहण किया है और मैं उसको बखूबी यूज कर रहा हूँ। मैं अपने ब्लॉग जी, से जो भी इंफॉर्मेशन हैं वो उसी से मंगवा रहा हूँ कि भाई गूगल फॉर्म जो है जनरेट किया वो भेज दिया या गूगल शीट बना दी, तो बड़ा इजीली जो है जी, हमें जी, इंफॉर्मेशन धनखड़ मिल साहब। जाते हैं। जी, धनखड़ साहब बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। आपके कोरोना काल जो था, हम अध्यापकों के लिए एक सबसे बड़ा अवसर में मैं मानूंगा कि इस प्रकार का ऑनलाइन कार्य करने का एक बहुत बड़ा अवसर हमें मिला। चुनौती जहां थी, ठीक है, चुनौती थी हमारे सामने, क्योंकि बहुत दूर थे हम इस क्षेत्र से। लेकिन इस कोरोना काल में आकर हमें इसका बहुत लाभ हुआ है और बहुत सी चीजें जैसे आपने बताई, गूगल फॉर्म है, क्विज है, दूसरी चीजें जितने भी ऑनलाइन शिक्षण, आपने भी बहुत इसके ऊपर कार्य किया। और जैसा मुझे पता लगा है, आपने अपने खंड में क्लस्टर स्तर पर बहुत बार मीटिंग ली है और मीटिंग लेकर वहां पर बाकी अध्यापकों को इसके लिए मोटिवेट किया है, वीडियो बनाने के लिए कहा है। और राजेश गुप्ता जी जैसे बहुत से साथी इसमें पारंगत भी हुए हैं और आगे बढ़े हैं, इन्होंने काफी कार्य इसके ऊपर किया है। तो इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन पहले की एजुकेशन की बात करूं मैं, जो हाँ पहले जी। हमारा वैदिक काल होता था, उस समय के एजुकेशन सिस्टम की बात करूं और आज जो ये ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था जो हमारे सामने जो हम देख रहे हैं, आज बच्चा ऑनलाइन शिक्षण के नाम पर अब फोन लेके बैठे रहते हैं और बात करते हैं उनके सीखने सिखाने की। तो मैं मानता हूं कि 10% मुश्किल से सीख पा रहे होंगे इससे। तो आप कहां तक इसमें बदलाव देखते हैं, पुरानी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था और आज का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, किस प्रकार का बदलाव आप देख रहे हैं इसमें? ऐसा है डॉक्टर साहब, जो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये चीजें तो लागू होती है हर जगह। अब वैसे देखें तो ऑनलाइन को जो बढ़ावा दिया है कोविड ने दिया है, लेकिन इससे पहले भी हमारा ऑनलाइन का काफी सिस्टम चल रहा था। और जो तुलना की बात है, जैसे पुराने समय से तुलना करें हम, जो हमारा भाई अध्यापकों का जो तरीका था, बच्चों का जो तरीका था, और जिस प्रकार
का जो सिस्टम जो हम अपनाते थे वो मेरे ख्याल से अब भी वहीं आके ठहरता है। देखिए मैंने 2-3 चीजें अब देखी, भाई हमारा डीपीपी का शुरू हुआ, फिर ये सक्षम का हुआ, अब सीसीटी का चल रहा है। तो हम देखते हैं कि अप्रोच वही है, लेकिन जैसी डिमांड होती है, जो जनरेशन की डिमांड होती है, उसके अनुसार उसको अप्लाई किया जा रहा है। तो चीज वही है, बच्चे तक हमने चीज पहुंचानी है, वो किस रूप में एक्सेप्ट करता है बच्चा, वो रूप बदल रहा है। तो ऑनलाइन क्योंकि आज जो तकनीक है उसका ज्यादा बोलबाला है और ज्यादा तकनीक का प्रयोग हो रहा है, तो उस तकनीक के जरिए चीजें वही हैं, तरीका वही है, बातें वही हैं, उसको पहुंचाया जा रहा है बच्चे तक। और जी मैं ज्यादा जी अंतर मैं नहीं देख रहा कि भाई वही वही जो चीजें हैं वो हम अपना रहे हैं। वो नाक पकड़ने वाली बात है, सीधा पकड़ लो, घुमा के पकड़ लो, उसमें बात सर, कहीं ना वही आ कहीं रही जब ये समय आया है ऑनलाइन शिक्षण की, मैं बात कर रहा हूँ, सरकार इसके ऊपर है। हाँ जी। काफी प्रयासरत है, विभाग प्रयासरत है, बहुत अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा है, और कुछ ना कुछ परसेंट तो इसके रिजल्ट अवश्य हमें, हमारे विद्यार्थियों को मिल रहे हैं। लेकिन एक बदलाव जो हम देखते हैं वो ये है कि पहले वाली जो शिक्षा थी और आज की ऑनलाइन जो शिक्षा चली हुई है, इसमें कहीं ना कहीं हमारे विद्यार्थियों का स्तर कुछ गिरता नजर आ रहा है, संस्कारों में कमी आई है, बच्चे उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर रहे हैं सर। यहाँ साइंस के बारे में चलता था पहले ये कि भाई जो है विज्ञान को हम एज कर्स भी और आशीर्वाद के रूप में भी लेते थे, तो वही टेक्नोलॉजी का हेड है साहब। उसको पॉजिटिवली हम यूज करते हैं, पॉजिटिवली यूज करते हैं तो बहुत कुछ उपलब्ध है, और नेगेटिवली अगर देखें तो उसमें नेगेटिविटी भी काफी है। तो तकनीक की दृष्टि से अब पुराने टाइम में कोई मीनिंग हमें देखना है, कोई चीज हमें ढूंढनी है तो कहीं डिक्शनरी ढूंढते थे, किसी जानने वाले को ढूंढते थे। आज सब कुछ जेब में है, तो ये तकनीक का फायदा है। तो टेक्नोलॉजी का फायदा है, लेकिन टेक्नोलॉजी को अगर हम गलत वे में प्रयोग करते हैं तो उसका नुकसान भी है। अब उसी से एटम बम बनते हैं, उसी से जो है हमारे जो दूसरी जो सुविधा की जो चीजें हैं वो बनती हैं। तो अब उसको किस रूप सर में यूज धनखड़ कर रहे साहब हैं आपको, तकनीक को, उसका जी जी वो धनखड़ साहब आपको बात। बताना हाँ चाहूंगा जी। कि हमारा नवोदय क्रांति परिवार भी इसी कार्य में प्रयासरत है, और पिछले 8-9 महीने से जो कोरोना काल रहा है, हम हाँ जी। बच्चों तक निःशुल्क इस प्रकार की शिक्षा को पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। और आपसे भी हाँ जी। जानना चाहेंगे कि नवोदय क्रांति के माध्यम से सरकारी स्कूलों को किस प्रकार से और बेहतर बनाया जा सकता है, आप भी बताइए कि हमें इस मामले में कहां तक आगे बढ़ना चाहिए। हम इस मामले में बहुत आगे प्रयासरत हैं। देखिए डॉक्टर साहब, मेन जो होता है, मेन जो कड़ी है हमारी जो शिक्षण की, वो अध्यापक है। और अध्यापक को जो है इसमें ज्यादा से ज्यादा इनिशिएटिव दिया जाए, वो उसका पार्टिसिपेशन हो। और ये बड़ी जी खुशी की जी, बात है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हाँ जी। नावंती परिवार है अध्यापकों के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग भी करवा रहा है सर। साथ साथ हाँ स्किल जी। हाँ जी। डेवलपमेंट के लिए हम पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, बच्चों तक हम वीडियो ऑडियो सब कुछ पहुंचा रहे हैं। एपिस्टो एक ऐप है हमारी नवोदय क्रांति की, ऐप तो नहीं कहूंगा कि हम्म। वेबसाइट है, उसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद बाकी किसी ऐप की जरूरत नहीं होती, चाहे वो सर्टिफिकेट इशू करना हो, चाहे हमें किसी हाँ बच्चे जी। का रिजल्ट बनाना हो, कोई भी किसी प्रकार हाँ का जी। काम हो, आई कार्ड तक भी बनाने के लिए एक क्लिक के ऊपर हम कर हम्म। सकते हैं। नवोदय क्रांति परिवार, और हम्म। अभी एक भावी हमारी योजना है, एक मैगजीन, नेशनल लेवल की मैगजीन हम हमारे नवोदय क्रांति हम्म। परिवार की आ रही है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं फिर भी अभी और जरूरत है, और विशेष करे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए इस प्रकार की, तो हम सभी अध्यापक हाँ है जी। उसमें क्या कुछ नया कर सकते हैं, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए मैं आपके नवोदय क्रांति परिवार जिस हिसाब से काम कर रहा है उससे की दृष्टि से एक जो चीज मेरे दिमाग में आई, वो ये है कि भी एक तो जिला स्तर पर मेरे ख्याल से आपके कार्य चल रहे हैं हर उसमें स्टेट में। जी तो जिला स्तर पर एक कम से कम बच्चों के लिए कोई प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, हर जी सर। स्टेट में जहां जहां भी आपका वो चल रहा है। दूसरा, जो टीचर्स की जो ट्रेनिंग है वो इस प्रकार की हो कि भाई उसमें कुछ अलग आ जाए। एक जो हमारा ये ऑनलाइन का जो चल रहा है,
इसमें वो बात नहीं हो पाती जब तक फेस टू फेस जो है नहीं होते। तो इसमें एक तो ट्रेनिंग्स जो है और रिगरस हो, और उसमें फेस टू फेस ट्रेनिंग का अगर कोई प्रोविजन हो सके तो वो किया जाए तो और अच्छा रहे। और दूसरा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बच्चों के लिए भी और अध्यापकों के लिए भी, जो भी हमारे जो समाज सेवी है, कोई शिक्षक है जो भी जुड़ना चाहे, तो उसके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसपे ये प्रतिभागिता जो है उनकी हो सके, और कोई जिस भी तरह की एक्टिविटीज हो उसमें बच्चों के लिए खासकर पार्टिसिपेशन के लिए मौका मिल सके। जी जी बिल्कुल धनखड़ साहब, इसके लिए हमने बहुत से कार्यक्रम चलाए हैं और अभी एक दो कार्यक्रम हमारे और नए अगले ही सप्ताह सोमवार से शुरू हो रहे हैं, बच्चों के लिए, विशेषकर बच्चों के लिए ही हैं। मेरा विचार, मेरी अभिव्यक्ति, अभी बच्चों का 5 बजे हमारा लाइव कार्यक्रम होता है। तो इस प्रकार से बच्चों को हम लेकर काफी जल्द इसमें काम कर रहे हैं, और आपके द्वारा जो मार्गदर्शन किया गया है, जो सुझाव दिए गए हैं, और उसके ऊपर बिल्कुल हम कार्य करेंगे। और फेस टू फेस ट्रेनिंग की जो बात की, वो भी बिल्कुल नवोदय क्रांति परिवार इसमें कार्य कर रहा है। हाँ, एक बात आपकी आपकी हमें और थोड़ी सी ध्यान में आई कि जब जब आप एक प्राचार्य के रूप में थे, एक हेडमास्टर के रूप में थे, तो कोऑपरेट करते थे और पूरे स्टाफ के साथ आप बड़े कोऑपरेटिव नेचर रहा कि आपने काम भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर गुस्सा झलकता था। आपका चेहरा आग बबूला हो जाता, लाल हो जाता था। इसके पीछे क्या कारण है? क्या वो अध्यापक कार्य नहीं करते थे? इतना गुस्सा होते थे? क्या एक अध्यापक को, एक हेडमास्टर को गुस्सा करना चाहिए? बच्चों के साथ भी इस प्रकार का यदि हम अध्यापक गुस्सा करेंगे तो क्या क्लास में उनकी लर्निंग हो पाएगी? क्या वो अध्यापक जिनके ऊपर आप गुस्सा होते हो क्योंकि आपका खौफ होता था कि धनखड़ साहब आने वाले हैं, इस प्रकार की जो बात आती है, क्या वो दिन भर अच्छे से शिक्षण कर पाएंगे? इस मामले में सबसे पहले तो मैं आपके नवोदय क्रांति जो परिवार है उसके लिए एक सुझाव दूंगा डॉक्टर साहब, कि एक एनवीसी का जो है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन की एक ट्रेनिंग है, वो आपने भी शायद अटेंड किया होगा। ये हमारे जो शिक्षकों का चलता रहता है, डाइट्स में ट्रेनिंग करवाई गई थी। ये आज जो हमारा जो लिविंग सिस्टम है वो कुछ हद तक इस चीज के ऊपर लाता है बच्चों, चाहे बच्चे हैं चाहे अध्यापक हैं। बाकी उस चीज को तो मैं बाद में पूरा करूंगा, पहले ये बात मैं रखना चाहूंगा। तो आज जो कमी है, देखिए, जिस मूड से हम विद्यालय में जाते हैं, बहुत अच्छे मूड से जाते हैं, प्लानिंग करते जाते हैं, घर से निकलते हैं जब से लेके और विद्यालय पहुंचते हैं तब तक। और यदि वहां कोई भी किसी भी प्रकार की नोक झोंक होती है या कोई भी जो गुस्से वाली बात होती है, तो मैं ये नहीं सोचता कि भाई वो हम पूरे दिन अच्छा काम कर पाते हैं, चाहे बच्चा है चाहे अध्यापक है। तो ये एटलीस्ट एनवीसी का जो फैक्टर है वो तो असर डालता है। लेकिन मेरा, जैसे आपने जिक्र किया, गुस्सा वाली बात तो खैर मैं ध्यान नहीं कर रहा। बाकी नाराजगी जरूर होती थी एक आध बार, और नाराजगी उसी से होती थी जो बढ़िया काम करता था। लेकिन उस नाराजगी को क्योंकि प्रकट करना भी जरूरी होता है। आप प्रकट नहीं करते थे, तो आप केवल गुस्सा ही रहते हो, और एक खौफ बना रहता है अध्यापकों में, और बच्चों में भी इस प्रकार का और खौफ है, बच्चे भी बहुत डरते थे। तो इसके और लिए मैं ये मानता हूं कि देखिए, जहां तक मैं ये मानता हूं कि लर्निंग तभी होगी जब बच्चों में डर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा। चाहे वो बच्चों की बात करूं, चाहे अध्यापकों की बात करूं। और बिल्कुल आपने सत्य कहा कि एनवीसी, नॉन वायलेंट, हाँ, इसके ऊपर बिल्कुल कार्य हो रहा है, और डॉक्टर अजय बल्हारा जी हाँ जी, हाँ जी। अच्छे से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग में रहते हुए भी बहुत इसके ऊपर कार्य किया है। बिल्कुल आपका ये सुझाव सादर आमंत्रित है सर। और अब अंत में और आपसे जानना एक एक चाहेंगे बात कि एक बात एक बात जी मैं अभी जी फिर ये पूरी करना चाहूंगा। मेरे पर क्वेश्चन जी छोड़ दिया डॉक्टर जी साहब सर, आपने। जी सर, जो जी स्टाफ की बात रही है, बच्चों की बात रही है, मैंने इस प्रकार का कभी वो नहीं रखा कि भाई ये मेरे से अलग हैं या मैं इससे नाराज हूं। तो एक परिवार की तरफ से मैंने जो डिसीजन की कोई बात आई है तो वो भी कॉमन हुआ है। और अगर बच्चों की भी कोई बात आई है तो वहां भी बच्चों की से ही फैसले मैंने करवाए हैं, और उसका रिजल्ट भी अच्छा रहा है। तो सभी के कोऑपरेशन से, बड़े मिलजुल के मेरे को बहुत बढ़िया सहयोग मिला है, चाहे स्कूल में है चाहे ऑफिस में है। और ये जो नाराजगी की जैसे कोई बात होती है तो वो फिर यूं ही है कि भाई किसी से थोड़ा बहुत गलती हो गई उसको
वो ऐसी कोई बात मेरे नोटिस में नहीं आई है। चलो, जी आपने बिल्कुल ये बात बिल्कुल, रखी है नोटिस तो में आपने आगे ला आगे दी है और आपको इस कोशिश प्रकार की, करेंगे। चाहे वो आपके खंड की बात करूं, चाहे मैं आप हेडमास्टर थे, बतौर हेडमास्टर तब की बात करूं, चाहे प्राचार्य के रूप में आपकी बात करूं, जहां हाँ से जी, जो बात आई है सामने, हाँ और जी, हाँ हम जी, भी हाँ जी। चाहेंगे कि इस प्रकार का यदि डर बच्चों के अंदर या अध्यापकों के अंदर बना रहेगा तो उनकी लर्निंग नहीं हो पाएगी अच्छी प्रकार से, और वो ना टीचर अध्यापक पढ़ा पाएंगे। और जैसा आपने कहा कि एनवीसी के ऊपर बिल्कुल हम कार्य करेंगे, इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान कर रहे हैं। तो अंत में हम आपसे यही चाहेंगे कि आप हम सभी अध्यापकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, और हाँ जी। विशेषकर नवोदय क्रांति परिवार के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं संदीप जी ढिल्लों का और आपकी जो नवोदय क्रांति परिवार की जो टीम है उसका धन्यवाद करूंगा कि आप समाज को एक अ, चिराग के रूप में मिले हैं। क्योंकि मैंने आपका जब बहुत ज्यादा तो कार्य नहीं देखा, थोड़ा काम देखा है, उसमें वास्तव में आप बढ़िया काम कर रहे हैं और अध्यापक वर्ग को जोड़ा हुआ है, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो इसमें मेरा यही सुझाव रहेगा कि जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जो सुविधाओं से वंचित हैं, जो कोचिंग जिन तक नहीं पहुंच पाते, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, और जो ऑनलाइन की जो बातें आती हैं वो सुविधाएं नहीं है, या जो स्कूलिंग तक की या ड्रेस तक की भी जो दिक्कत है, मैंने ये भी पता लगा था मेरे को कि वे हमारे जो कुछ सोशल वर्कर भी जुड़े हुए हैं और उन्होंने भी बड़ा काम किया। उधर नरवाना का शायद आपका कोई जो है यहाँ राजेश से गोयल जी बताना चाहेंगे सर, राजेश राजेश गोयल जी, गोयल जी हैं यस यस, जी। उन्होंने बहुत काम किए और एक अध्यापक को भी बड़ी इज्जत दी है उन्होंने, किसी अपने गुरुजी का भी जो है वो उसके वो जन्मदिन मनाया है। तो इस प्रकार की भावना, जो संस्कार आप डाल रहे हैं बच्चों में, उसको यूं ही जारी रखिए। और जो एक अध्यापक वर्ग को जो जोड़ा हुआ है, ये इसी प्रकार के जो आज जमाने की डिमांड है, जो मांग है, जिस में बच्चे अच्छी प्रोग्रेस कर सकें, उस प्रकार की कोई कोचिंग की बात है, कोई जानकारी की बात है, और विशेषकर जो संस्कारों की बात जिस प्रकार की जो चल रही है, तो वो कार्य आप लेके चल रहे हैं, बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जो हमारे ग्रामीण जो बच्चे हैं या जो ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, उनके अंदर एक एजिटेशन होती है कि भाई वो अपनी बात नहीं रख पाते, कोई इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते, कोई ग्रुप डिस्कशन की बात है, कोई टेस्ट है, तो उसके लिए आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। और हमारे जैसे लोगों को आपने मौका दिया, तो ये हमारे लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात है। जी तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद। धन्यवाद करूंगा भाई, मैं संदीप जी का भी, आपकी टीम का भी, और किसी भी प्रकार की कभी भी कोई भी जरूरत हो जो हम कर सकें, जो हमारे सामर्थ्य की है, तो उसके लिए डॉक्टर साहब हाजिर हैं। इन बच्चों को आप एक नई दिशा दे रहे हैं, एक नया प्रयास कर रहे हैं, तो ये आप सभी साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के धनगर पात्र हैं। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय दिया हमारे इस लाइव कार्यक्रम के लिए, आप आए इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। पूरे नवोदय क्रांति परिवार टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और यूं ही आप बने रहेंगे, आते रहेंगे साथ, और मिलजुल कर हम काम करेंगे। और आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा कि हम बच्चों के लिए अभी एक बच्चों के सवाल और मेरा विचार, मेरी अभिव्यक्ति, अभी 2 हाँ, कार्यक्रम हमारे जारी हैं, और जल्द ही हम और कुछ नए कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। और धन्यवाद करना चाहूंगा नवोदय क्रांति परिवार के फाउंडर श्री संदीप ढिल्लों जी का, जिन्होंने इस प्रकार का मंच बच्चों के लिए, अध्यापकों के लिए उपलब्ध करवाया है। तो आपका पुनः धन्यवाद करता हूं, सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं, और जल्द ही, बहुत शीघ्र ही आपके बीच फिर से आते हैं किसी और अधिकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद।